जय हिंद दोस्तों। सर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सर चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन। आई होप मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है और आपका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो सरकार टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सबसे पहली बात, सर टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? सर गुड्स के केस में, इन केस ऑफ गुड्स टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? सर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। और अगर जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तब सर जब आपने गुड्स अवेलेबल करवाया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और अगर आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे भेजी है, तो जब आप गुड्स रिमूव करोगे उस टाइम पे आपको डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। और टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा? सर या तो वो अप्रूवल दे दे, मतलब सप्लाई हो गया, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ा? या तो सप्लायर सर पीरियोडिकल स्टेटमेंट इश्यू करेगा रेसिपिएंट को उस दिन, या फिर रेसिपिएंट पीरियोडिकल पेमेंट करेगा सप्लायर को, उस दिन इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सर ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में डिसाइड करता है कि सप्लायर पीरियोडिकल स्टेटमेंट इश्यू करेगा या रेसिपिएंट पीरियोडिकल पेमेंट करेगा। तो सर उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितना अमाउंट का या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू हुआ या फिर रेसिपिएंट ने उतना अमाउंट का पेमेंट किया। तो क्लियर। सर अब बात कर रहा हूं सर्विसेज की। In case of services, invoice is required to be issued within 30 days. Within 30 days from the date of issue of, from the date of provision of the services. Or in case of insurance company, banking company, financial institution, including NBFC, time limit is 45 days. हाँ, अगर कोई सर्विस पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, सर्विस सीज हो जाए बिफोर कंप्लीशन, तो जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हुई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, सर उस दिन उतने अमाउंट तक का आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कोई भी सर्विस कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ के लिए अगर आप प्रोवाइड करें तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और ऐसे केस में आपको इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा? सर इट डिपेंड्स। अगर किसी इवेंट के होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर, तो वो जब इवेंट होगा उस दिन या उससे पहले उतना अमाउंट का इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। सेकंड, अगर कोई ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, तो जिस दिन वो ड्यू डेट आएगी उस दिन उतने अमाउंट के लिए इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू आपको करना पड़ेगा। यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, तो ध्यान रखिएगा बेटा, सर वहां पर आप चाहे तो इनवॉइस इश्यू ना करें अगर रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 एंड कस्टमर को इनवॉइस नहीं चाहिए, तो आप ऐसे केस में इनवॉइस नहीं भी इशू करेंगे, चल जाएगा। ऐसे केस में डे एंड पर आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर देना अपने रिकॉर्ड के लिए। ओके सर, ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप एग्जाम गुड्स, एग्जाम सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हो, तो ऐसे केस में बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा सर, ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी एडवांस रिसीव होता है गुड्स या सर्विसेज, तो आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। अच्छा, उस एडवांस में से अगर आपने कुछ रिफंड दिया है कस्टमर को, तो ऐसे केस में आपको उतने अमाउंट के लिए रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपको एडवांस रिसीव होता है सर्विसेज के केस में, आपको एडवांस रिसीव होने पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। पर एडवांस जब रिसीव हो रहा है तब ये नहीं पता कि कौन सी सर्विस आप सप्लाई करने वाले हो, क्योंकि अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। अब ये डिफाइंड नहीं कौन सी सर्विस देने वाले हो, तो ऐसे केस में जनरल रेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी हुई 18% उतना टैक्स पे कर देना, हो जाएगा काम। और बाद में जो भी आपकी सर्विसेज फाइनल हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगा। सेकंड, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, अगर ये डिटरमाइन नहीं है कि आप इंटरस्टेड सप्लाई करने वाले हो कि इंटरस्टेड सप्लाई करने वाले हो, तो ऐसे केस में एक बार आप आईजीएसटी पे कर दीजिएगा बेटा। ओके सर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है और सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को खुद पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और हाँ, अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा। ध्यान रखिएगा बेटा। सर अगर जब भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, या जॉब वर्कर के गुड्स जा रहा है, रिपेयरिंग के लिए गुड्स जा रहा है, या कोई भी सर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है विदाउट सप्लाई, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान इशू होना कंपलसरी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द गुड्स। ओके क्लियर, डन माहौल सरकार। अच्छा, इनवॉइस कितनी कॉपी में इशू होता है? इन केस ऑफ गुड्स 3 कॉपी में, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड डुप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। इन केस ऑफ सर्विसेज 2 कॉपी में इनवॉइस होगा, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। ओके सर, इन केस अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो वहां आपकी चॉइस है, या तो आप आईजीएसटी पे करिए या फिर आप अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी एक्सपोर्ट कर दीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपको इनवॉइस के ऊपर लिखना पड़ेगा कि गुड्स मेंट फॉर सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी, या फिर अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लिखना पड़ेगा आपको इनवॉइस पर। ओके सर, अगर मान लो कोई एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्लियर, अब वो लायबल टू रजिस्टर हुआ और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 30 दिन का वक्त मिलता है बेटा उसको।
और अगर उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जब भी उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा कब? जब वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था। तो ऐसे केस में सर जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट हो गई जिस दिन वो लायबल था, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला था जब आपने अप्लाई किया उसके बाद। तो इस पीरियड के बीच में जो भी आपने सप्लाई किया उनके लिए जो अपने इनवॉइस इशू किए होंगे उसमें आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। तो ऐसे केस में सर जैसे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर आप उन सारे इनवॉइसेस का रेफरेंस नंबर देके रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, उसके बेस पे कस्टमर से टैक्स ले सकते हो और रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे। अच्छा, आपको इनवॉइस के ऊपर क्या क्या कंटेंट लिखना है? अरे ऊपर श्री गणेशाय नमः। हाँ भाई ओए सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, देन सर सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस विच शुड नॉट बी मोर देन 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, या फिर आपका कोई भी डैश हैश कुछ भी चल जाएगा सर, पर इट शुड बी यूनिक फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, नॉट मोर देन 16 कैरेक्टर्स। ध्यान रखना 16 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं उसके अंदर बेटा। देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो नाम, एड्रेस और उसका स्टेट का कोड, कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 और मोर देन 50,000, और अगर 50,000 से कम अगर सप्लाई है तो आपकी चॉइस है, नाम, एड्रेस वगैरह लिखो या मत लिखो। ओके, देन HSN कोड ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, देन सर्विसेज गुड्स का डिस्क्रिप्शन और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी अगर गुड्स बेच रहे हो तो आप, देन वैल्यू सप्लाई कितना है, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू कितना है उस पर, सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई करे तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी, ध्यान रखिएगा। टैक्स का अमाउंट अलग से लिखा होना कंपलसरी है, IGST है कि CGST है, SGST लिखना पड़ेगा अलग से आपको, टोटल अमाउंट, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन, क्लियर, ये सारे पॉइंट आपको लिखे होने कंपलसरी। फिर अगर रिसीट वाउचर है, रिफंड वाउचर, उसमें अमाउंट कितना रिफंड कर रहे हो, कितना ले रहे हो, वो सब एडिशनल चीजें और आती है बेटा। और हाँ, QR कोड के बारे में बात मैं आपसे करने वाला हूँ सर, टैक्स इनवॉइस टू हैव अ QR कोड। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप B2C सप्लाई करो, आई रिपीट B2C में बात कर रहा हूं डायनेमिक QR कोड की, अगर किसी एसएससी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन से प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, अगर एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹500 करोड़, कितना भाइयों, 500 करोड़, इफ एक्सीडिंग 500 करोड़ था तो ऐसे केस में उसको अपने इनवॉइस पर B2C जो सप्लाई करा है, बिजनेस टू कंज्यूमर, इफ कस्टमर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में उसको अपने इनवॉइस पर डायनामिक QR कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, डायनामिक QR कोड का फंडा क्या है बेटा? सिंपल सी बात ये है, डायनामिक QR कोड, जैसे आप अभी आप शॉपिंग करते होंगे किसी दुकान पे गए अगर आप, तो वहां पे देखना सर गूगल पे या पेटीएम करने का ऑप्शन होता है, वो QR कोड लगा होता है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पर अगर ये डायनामिक QR कोड इनवॉइस पे हुआ तो डायरेक्ट आप उसको स्कैन करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और पेमेंट करना होगा आपको। पर हाँ, अगर डायनामिक QR कोड नहीं होता, स्टैटिक QR कोड होता है, जैसे आप अभी देखते हो गूगल पे वगैरह पे, तो आप QR कोड स्कैन तो करते हो पर उसमें अमाउंट आपको मैनुअली फिल करना पड़ता है। डायनामिक QR कोड के अंदर डायरेक्ट अमाउंट वगैरह सब कुछ फिल होगा क्योंकि वो इनवॉइस से लिंक हो रखा है डायनामिक QR कोड। ओके, हाँ, B2C के केस में अप्लाई होगा। अच्छा, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो उसको B2C कंसिडर नहीं करते, उसको B2B ही मानते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रोविजन है डायनामिक QR कोड, ये इन केस में फॉलोइंग केस में एप्लीकेबल नहीं है। किन किन के केस में सर? फर्स्ट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मूवी एग्जिबिट हो रही बेटा, सिनेमा थिएटर में आप जाने वाले हो, क्लियर सर, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन पे अगर आप मूवी देखने वाले उसके टिकट जो होता है उसके लिए सर B2C वाले केस में B2C होता है बेटा उसके केस में, पर डायनामिक QR कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और OIDR सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दे रहा है B2C, उसको भी QR कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा ध्यान रखिएगा, डायनामिक QR कोड जो होता है वो आपको मेंशन करना कंपलसरी, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी को 1 जुलाई 2021 तक शिफ्ट कर दिया था, पर मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको फर्दर अभी 1 अक्टूबर 2021 तक पोस्टपोन कर दिया है। 1 अक्टूबर 2021 से ये कंपलसरी हो जाएगा बेटा। ओके, और हाँ, अगर मान लो किसी इनवॉइस पे आपने डायनामिक QR कोड प्रिंट नहीं किया, पर जब कंज्यूमर आपके पास आया, कस्टमर आपके पास आया, उसको आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू QR कोड अवेलेबल करवा दिया और उसने उसको स्कैन करके या किसी भी मोड से अगर उसने पेमेंट कर दिया आपको, और उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अगर आपने इनवॉइस पे प्रिंट कर दिया, तो ऐसे कैसे मान लेंगे कि आपने डायनामिक QR कोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। और इसी को क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर भी आया बेटा, और सर्कुलर ने कुछ चीजें क्लेरिफाई करी है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि कौन सा सप्लाईज पर ये अप्लाई होता है, B2C वाले केस में अप्लाई होता है, और एक्सपोर्ट के केस में ये एक्सपोर्ट को B2B माना जाता है हमेशा, भले वो कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, पर एक्सपोर्ट को हमेशा B2B की तरह माना जाता है, तभी तो उसके अंदर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, क्लियर। और एक्सपोर्ट के केस में आपको
डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। देन सेकंड, क्या क्या पैरामीटर डिटेल आपको डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर होनी पड़ेगी? सर सप्लायर का जीएसटी नंबर, देन सप्लायर का यूपीआई आईडी पेमेंट के लिए, पेज बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी अमाउंट अलोंग विद द ब्रेकअप, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी या सेस। सर फर्दर डायनामिक क्यूआर कोड इस तरह का होना चाहिए जिसको वो कस्टमर स्कैन कर सके और पेमेंट कर सके बेटा। देन अगर इफ डायनामिक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया पर किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू कस्टमर को अवेलेबल करवा दिया और उसको स्कैन करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया है। अगर जो पेमेंट उसने किया उसका क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पे दिया गया है, अच्छा कस्टमर चाहे तो पेमेंट भले ही उसको स्कैन करके पेमेंट करे, डेबिट कार्ड से करे, क्रेडिट कार्ड से करे, कैश से पेमेंट करे, नेट बैंकिंग से करे, कैसे भी मोड से पेमेंट करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे दिया गया है ऑन द इनवॉइस, तो ये मान लेंगे कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी है। अगर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले या किसी और मोड के थ्रू आपने उसको क्यूआर कोड अवेलेबल करवा दिया था एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनवॉइस। क्लियर सरकार? सेम वे सेम पुण्य पे लिखा है, उसमें बस ये लिखा है कि अगर आपने पेमेंट का रेफरेंस दे दिया तो हम मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। अगर कस्टमर ने किसी भी मोड से पेमेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इज जनरेशन ऑफ और प्रिंटिंग ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन B2C इनवॉइसेज मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेज। भाई देखो वापस से बात क्या गई है, अगर आपने पेमेंट पहले किया है, वेयर द पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, पेमेंट पहले कर दिया है और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अगर उस इनवॉइस में डाल दिया है, तो ऐसे कैसे मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया है। सेम वे वंस द ई कॉमर्स ऑपरेटर और एन ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसके थ्रू सर्विसेज या गुड सप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अगर डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले किया है, तो क्या जो सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, क्या उसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस पर अलग से और दिखाना पड़ेगा? तो यहां बोल दिया है जी हाँ, उसको डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने इनवॉइस पे, पर अगर उसने पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस उस इनवॉइस में मेंशन कर दिया तो मान लेंगे कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। कुल मिला के ये लास्ट के 3-4 पॉइंट जो थे उनका एक समरी पॉइंट बताता हूं मैं आपको। डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना कंपलसरी है अगर किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस किया था, तो आपको B2C इनवॉइस के केस में क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ेगा। पर अगर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करवा दिया था कस्टमर को, अब कस्टमर भले उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करे, कैश पेमेंट करे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से पेमेंट करे, और उस पेमेंट का अगर आपने रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस उस इनवॉइस पे लिख दिया, तो मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया, आपको क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत इस केस में नहीं रहेगी। क्लियर? डन। चलिए, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। सर अगर ध्यान रखना गवर्नमेंट ने वेबसाइट बना रखी बेटा, www.einvoice1.gst.gov.in 1 2 3 4 अप टू 10, समझे? इतनी वेबसाइट बना रखी गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के लिए। अगर किसी एसएससी का फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 करोड़ 50 करोड़ 50 क्रॉस हो गया था, तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल में जो वो B2B वाले इनवॉइस इशू करा, आई रिपीट B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड या फिर वो एक्सपोर्ट अगर कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको अपने इनवॉइस को ई इनवॉइस की फॉर्म में प्रिंट उसको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अब ई इनवॉइस क्या होता है? गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट जो मैंने आपको बताया, वहां से उसको जनरेट करना पड़ेगा। वहां पे जाके वो इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, वहां से आईआरएन जनरेट होता है बेटा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सर वो फिल करेगा फॉर्म नंबर GST INV 01 में, हाँ है ना बच्चों, और उसके बाद उसका ई इनवॉइस जनरेट होगा बेटा। समझे मेरी बात? ई इनवॉइस क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट पे जो फॉर्म दे रखा GST INV 01, वहां पे जाके आपको इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी बेटा, और वहां से आपको इनवॉइस जनरेट करना है, वो होता है ई इनवॉइस। क्लियर? गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से। ओके बच्चों, पर ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनका किसी भी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 करोड़ क्रॉस हुआ था तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। वो भी B2B वाले इनवॉइस में या एक्सपोर्ट के केस में ही एप्लीकेबल है, भले गुड्स हो सर्विसेज हो, पर ये प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, SEZ यूनिट, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। फिर चारों पॉइंट वही है जो वहां थे, इंश्योर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, देन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर करने वाले, और सर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। अच्छा, वहां पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, OIDI सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे केस में वहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल थे। अच्छा ध्यान रखना, ई इनवॉइस तो लगता है कि भाई B2B वाले सेल में, और अगर OIDI सर्विस देने वाला अगर B2B देता है
तो वैसे भी रिवर्स में रेसिपिएंट लायबल होता है बेटा, इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एसजेड यूनिट, क्लियर, जिन पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अच्छा ध्यान रखना, कमिश्नर को पावर है कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ एसेट्स को एग्जम्पशन दे सकता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इनवॉइस प्रोविजंस। प्लस ध्यान दीजिएगा खास बात, अगर आपने ई इनवॉइस इश्यू करना था और ई इनवॉइस के अलावा किसी और फॉर्मेट में अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, तो ऐसे केस में मतलब ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया आपने, ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए, तो मानेंगे आपने इनवॉइस ही इश्यू नहीं किया और रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना बेटा ऐसे केस में। प्लस सर जैसे हमने पढ़ा, गुड्स के केस में डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी में बिल इशू करना पड़ता है, सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी में बिल इशू करना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्वियसली ई इनवॉइस अगर आप इशू करो तो कोई डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी में बिल इशू करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ई इनवॉइस जब जनरेट होता है बेटा, उसका एक यूनिक नंबर आया था बेटा, हैश। और सर ट्रांसपोर्टर को अगर आपने वही दे दिया, IRN जो था ना, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वही अगर आपने दे दिया, तो सर जब ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर किसी प्रॉपर ऑफिसर ने गाड़ी रोक के वेरीफाई भी किया ई-वे बिल के साथ में, तो वो सर जो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर था उसी को स्कैन करके उसी को सर स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफिसर को, इसलिए डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी की जरूरत नहीं होती है ई इनवॉइस के केस में। ओके सर, अब देखिए HSN कोड की कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना अमेंडमेंट था इसके अंदर। सर अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में 4 डिजिट HSN कोड आपको लिखना पड़ेगा। पहले कुछ और था, पहले 1.5 करोड़ इस तरह की लिमिट अलग थी, यहाँ पे फ्लैट लिख दिया क्या, अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था, तो ऐसे केस में 4 डिजिट HSN कोड आपको लिखना पड़ेगा। मोर देन 5 करोड़ अगर था तो 6 डिजिट HSN कोड लिखना पड़ेगा। और हाँ एक बात और लिख दी, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में आप चाहे तो HSN कोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और जो प्रोविजन मैंने आपको बताया टैक्स के लिए, टैक्स इनवॉइस के लिए, वही प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी अप्लाई होते हैं। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई रूल नंबर 46A। सर मान लो मेरी दुकान पे कुछ गुड्स जो मिलते हैं वो एग्जेम्प्टेड, कुछ गुड्स क्या है, टैक्सेबल है, मेरे कस्टमर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में मैं चाहूं तो सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इश्यू कर सकता हूं जिसमें टैक्सेबल आइटम भी होंगे और एग्जेम्प्ट आइटम भी होंगे, चलेगा बेटा। सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आई कैन इशू। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एडवांस जब रिसीव होता है तो 18% टैक्स आप पे कर सकते हो अगर आपको डिफाइन नहीं कि कौन सी सर्विस आप देने वाले हो। और अगर इंट्रासेट सप्लाई करना है कि इंटरसेट सप्लाई करना है, तो एट द टाइम ऑफ, ये डिफाइन नहीं है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, तो ऐसे केस में उसको इंटरसेट सप्लाई मानते हुए IGST पे कर देना बेटा। ओके, नाउ सर स्पेशल प्रोविजंस जहां पे अदर देन टैक्स इनवॉइस के लिए अलाउ किया, सबसे पहला इंश्योर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC के लिए बोल दिया, आप अगर इनवॉइस नहीं भी इश्यू करेंगे और अगर आप मंथली एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर देंगे तो भी चल जाएगा बेटा। सर और ये लोग स्टेटमेंट जो इशू करते हैं उसी को इनवॉइस माना जाता है बेटा। अच्छा, इसमें सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हाँ, ये चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली किसी भी मोड में इनवॉइस को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, और डिजिटल साइन हुआ तो भी चल जाएगा बेटा। देन GTA ध्यान रखना बेटा, इनवॉइस तो इशू करना है, साथ में कंसाइन नोट इशू करना है, या फिर कंसाइनमेंट की सारी डिटेल उसको इनवॉइस में एडिशनली लिखनी पड़ेगी, जैसे ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी, देन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल जिसके थ्रू गुड्स जा रहा है, डिटेल्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, देन प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, देन पर्सन लायबल पे GST कौन है, रेसिपिएंट है या सप्लायर है या GTA खुद होगा बेटा। क्लियर, कंसाइनर कंसाइनी कौन है बेटा, क्लियर। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में अगेन सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस ध्यान देना इसके अंदर इनवॉइस जो होता है, सर अगर आपने टिकट इश्यू किया तो टिकट को ही इनवॉइस माना जाएगा, उसके अंदर सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डिजिटल साइन होके इनवॉइस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देन एडमिशन ऑफ सर पर्सन्स फॉर एग्जीबिशन ऑफ व्हाट, मूवीज इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इसके केस में बोल दिया क्या, रेसिपिएंट का डिटेल नहीं हुआ चल जाएगा। प्लस सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टिकट अगर आपने इशू किया तो भी चल जाएगा कि आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, डिजिटल साइन हुआ तो चल जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात, डन। सरकार अब आ रहा है डिलीवरी चालान। अच्छा, डिलीवरी चालान कब इशू होता है, व्हेनेवर देयर इज मूवमेंट ऑफ द गुड्स अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, मतलब अगर आप जॉब वर्कर या गुड्स भेज रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, या फिर लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो जहाँ पे क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल नहीं पता बेटा, तो ऐसे केस में आप जब रिमूव हो रहा है तब डिलीवरी चालान इश्यू कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस पे होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवरी चालान पे लिखा होना है कंपलसरी, ध्यान रखना। बस डिलीवरी चालान और इनवॉइस में फर्क ये है कि इनवॉइस इश्यू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आता है, डिलीवरी चालान इश्यू करते वक्त टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है। डिलीवरी चालान भी अगेन ट्रिप्लीकेट कॉपी में इश्यू होगा, ओरिजिनल फॉर कंसाइनर,
ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर हिमसेल्फ। देन अगर कभी भी गुड्स सीकेडी या एसकेडी कंडीशन में या लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में आप रिमूव करते हो, सीकेडी एसकेडी मतलब कंप्लीट नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में अगर आप रिमूव करते हो तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जब फर्स्ट लॉट निकलेगा तब आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, पर कस्टमर को नहीं भेजना है। हर लॉट के साथ में डिलीवरी चालान जाएगा सर अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ द इनवॉइस, और जब लास्ट लॉट निकलेगा तब आपको वो ओरिजिनल इनवॉइस जो आपने एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट लॉट आपने जब इश्यू किया था वो इनवॉइस लास्ट लॉट के साथ जाएगा, और कस्टमर को लास्ट लॉट जब रिसीव होता तब आईटीसी मिलता है बेटा। ओके डन। अब आए थे सर्कुलर के केस में, गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे अगर आप मूवमेंट करते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ऐसे केस में क्या होगा? सबसे पहली बात, जब आप गुड्स का मूवमेंट शुरू कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल सर आपको नहीं पता गुड्स सेल होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप डिलीवरी चालान इशू करोगे सारे गुड्स के लिए, प्लस बिल बुक जो होगी वो साथ में लेके जाओगे अपने, इनवॉइस बुक यू विल कैरी अलोंग विद यू। प्लस जब कस्टमर के यहाँ गए, कस्टमर को गुड्स पसंद आया, मान लो 2000 शर्ट आप लेके गए, उसमें से 100 शर्ट उसको पसंद आ गया, 100 का उसी टाइम टैक्स इनवॉइस बनाओगे, आगे निकले नेक्स्ट को पसंद आया, वैसे ही आप हर जगह जहाँ सप्लाई होता जाएगा वहाँ टैक्स इनवॉइस इशू करते जाएंगे। और मान लो आप सेल ऑन अप्रूवल बेस पे दूसरे स्टेट में चले गए, तो ऐसे केस में अगर मान लो आप राजस्थान से मध्य प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश में गुड्स बेचे जाए 300 शर्ट, तो 300 शर्ट का आप क्या कर देंगे, वहीं पे टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे और वहाँ पे आईजीएसटी लगा देंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, मध्य प्रदेश, क्योंकि मूवमेंट टर्मिनेट का हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ऐसे केस में आप आईजीएसटी चार्ज कर देंगे और सर आ जाएंगे। और सर जब आओगे तब मान लो आउट ऑफ 2000 1500 शर्ट सेल हो गए थे, तो 1500 के टैक्स इनवॉइस आपके पास होंगे और सर 500 रिमेनिंग गुड्स आपके पास होंगे, आप आ जाएंगे वापस से। ओके सेम वे अगर कोई आर्टिस्ट वेरियस स्टेट्स में जो आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, गैलरीज होती है, वहां पे अगर अपना पेंटिंग भेज रहा है तो क्या करने का, अगेन सर डिलीवरी चालान के थ्रू वो पेंटिंग्स भेज सकता है। और अगर उस गैलरी के अंदर पेंटिंग पसंद आ गई कस्टमर को और कस्टमर पेंटिंग खरीदता है, तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है और रिमेनिंग पेंटिंग वापस आ जाएगी थ्रू डिलीवरी चालान। क्लियर। और अगर वो आर्ट एग्जीबिशन किसी और स्टेट में हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर वहां पे सर कस्टमर को पसंद आई, तो वहां पे आप सीधा आईजीएसटी चार्ज करके कस्टमर को बिल इशू कर सकते हो और रिमेनिंग जो आपका पेंटिंग बच जाएगी वापस लेना डिलीवरी चालान के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके माहौल सरकार, अगर आप आउट ऑफ इंडिया गुड्स ले रहे हो ऑन एग्जीबिशन फॉर एग्जीबिशन या ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अगर आप गुड्स बाहर लेके जा रहे हो, तो ऐसे केस में जब आप गुड्स ले जा रहे हो बाहर, तब नहीं पता कि वो सेल होगा कि नहीं होगा। ऐसे केस में पहली बात तो ये सप्लाई नहीं हो रहा है, अब वो सप्लाई नहीं तो जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आएगा, भले आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है। सेकंड थिंग, आप डिलीवरी चालान इशू करोगे। अब अगर मान लो गुड्स वहां पर अप्रूव हो गया, सेल हो गया, तो ध्यान रखना पहली बात तो ये सेल ऑन अप्रूवल बेस के केस में जिस दिन आप रिमूव करते हो उसके 6 मंथ के अंदर अप्रूवल हो जानी चाहिए बेटा, नहीं तो 6 महीने एक्सपायर होंगे तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और मान लेंगे सप्लाई हो गया है, इसलिए 6 महीने के अंदर अगर अप्रूव हो गया है तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। और ऐसे केस में ऑल्दो आपने बॉन्ड या अच्छा पहली बात तो ये जब गुड्स इंडिया से बाहर ले रहे हो तब अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान आप ले जाएंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं क्योंकि सप्लाई नहीं है। सेकंड थिंग, बॉन्ड या एलयूडी साइन करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप गुड्स इंडिया से बाहर ले गए, वहां अगर कस्टमर को पसंद आ गया, मान लो 1000 यूनिट्स आप बाहर लेके गए थे, उसमें से 200 यूनिट पसंद आ गई, विद इन 6 मंथ अप्रूव हो गई, बाकी आप लेके आ गए, तो 200 यूनिट का आप क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे और आपको उस केस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस उसमें काम वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलता है और इनपुट सर्विस का अगर क्रेडिट काम नहीं आता तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑल्सो। क्लियर। पर अगर आपने एक्सपोर्ट के टाइम पे आईजीएसटी पे कर दिया और वो गुड्स अगर विद इन 6 मंथ रिटर्न नहीं हुई तो आईजीएसटी तो आपको पे करना पड़ेगा, पर सर उस आईजीएसटी का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस सर्कुलर ने क्लियरली बात कही बेटा। ओके चलिए सर, अब आ रहे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जब भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूं आईटीसी चैप्टर के टाइम पे, पर हाँ वो क्या करेगा, आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा। आईएसडी इनवॉइस जब इशू करेगा उसमें नाम, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द आईएसडी होगा, रेसिपिएंट यूनिट का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर होगा बेटा, कितना क्रेडिट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर सर। देन डेट ऑफ इट्स इशू, देन सीरियल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होगा बेटा, 16 डिजिट मैक्सिमम नंबर हो सकता है, मैक्सिमम कैरेक्टर उसके अंदर हो सकते हैं बेटा। ध्यान रखना, स्पेस अगर देते हो आप इनवॉइस नंबर में या डैश या हैश लिखते हो उसको भी एक कैरेक्टर काउंट करते हैं। क्लियर। एंड सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके एक बात, एक रूल नंबर 54(1)(a) क्या कहता है बेटा, अगर मान लो आपने कोई मेरा कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो महाराष्ट्र मुंबई में है और मेरा एक ऑफिस भी है दूसरा या एक फैक्ट्री है जो कहां पर है वो भी महाराष्ट्र में, और आपने जो इनवॉइस इशू किया सर्विसेज का वो फैक्ट्री के नाम पे इशू कर दिया, जबकि दैट सर्विस वाज कॉमन फॉर माय ऑल 4 फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब वो फैक्ट्री अदर ऑफिसेज को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकती, तो ऐसे केस में अगर सेम स्टेट में आईएसडी है तो यहाँ पर रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1(a) अलाउ करता है कि वो यूनिट अपने आईएसडी को जो सेम स्टेट में है वो सेम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है बाय राइटिंग द सेम इनवॉइस, जो परचेज का इनवॉइस आया वो लिख के
सर पास ऑन कर देगी आईएसडी को और आईएसडी फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्रेडिट को। ओके, अब आ रहा है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 34 बोलता है जहां पे भी आपने जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है उसका टैक्सेबल वैल्यू है टैक्स का अमाउंट, अगर आपने हायर चार्ज कर दिया था, क्लियर सर, जो एक्चुअली होना चाहिए था और बाद में रीनेगोशिएट होकर वो वैल्यू कम हो गई या टैक्स का अमाउंट कम हो गया या गुड्स रिटर्न हो गई, तो ऐसे केस में सर उस ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। क्लियर, क्रेडिट नोट की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर, पर क्रेडिट नोट इश्यू करने के लिए आपको बोल दिया टाइम लिमिट दे दिया है। वो टाइम लिमिट क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो कभी भी इशू कर सकते हो, उसके बाद भी सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक ही आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। क्लियर, अच्छा क्रेडिट नोट इशू किया है, आपकी जीएसटी लायबिलिटी कम हुई है तो उतना प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब बात कर रहा हूं डेबिट नोट की, अगर कभी भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट बढ़ जाता है तो सर जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इशू किया अब उससे बढ़ाना आपको टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू, तो ऐसे केस में उसका रेफरेंस देते हुए आप उस टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए डेबिट नोट इश्यू करेंगे एंड डेबिट नोट की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और ध्यान रखना खास बात, सिंस डेबिट नोट की वजह से लायबिलिटी बढ़ रही, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो यहाँ पे डेबिट नोट रेज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया। अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, सर क्रेडिट नोट के बेस पे क्रेडिट आपकी क्रेडिट नोट के बेस पे आपकी लायबिलिटी कम होगी, पर रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा तभी लायबिलिटी कम होगी, नहीं तो सर रेसिपिएंट ने अगर क्रेडिट रिवर्स नहीं किया और आपने अपनी लायबिलिटी कम कर दी थी तो ऐसे केस में 24% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा बेटा आप। क्लियर माहौल सरकार, ये था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ओके, अब सर टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन, अगर सर ये नो डाउट सर्कुलर इज फॉर टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन, पर सर्कुलर के अंदर लिखा था कि ये सेम कॉन्सेप्ट सारी गुड्स के केस में अप्लाई होता है, जरूरी नहीं दवाई के केस में अप्लाई हो। अच्छा, जब भी दवाई आप बेचते हो, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा, रिटेलर ने फिर एंड कंज्यूमर को बेचा होगा। अब मान लो गुड्स मेडिसिन पड़ी रिटेलर के यहाँ पे या फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पे कहीं भी पड़ी है और दवाई एक्सपायर हो गई, तो ऐसे केस में वो रिटर्न जब करनी होगी तो वो कैसे होगी, सिंपल सी बात है, गुड्स रिटर्न जब होता है तो क्रेडिट नोट के थ्रू आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो। क्या होगा ऐसे केस में, जैसे मान लो रिटेलर ने गुड्स रिटर्न करी होलसेलर को, तो होलसेलर विल इश्यू क्रेडिट नोट टू द रिटेलर और डिलीवरी चालन के थ्रू रिटेलर वो गुड्स भेज देगा कहां पर, होलसेलर के पास, तो होलसेलर की लायबिलिटी कम हो जाएगी और इधर रिटेलर ने उतना क्रेडिट कम करना होगा। पर सिंस अभी अभी हमने पढ़ा क्रेडिट नोट इश्यू करने का एक टाइम लिमिट होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, और आपको पता है दवाई की लाइफ तो कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल होती है बेटा। अब ऐसे केस में क्रेडिट नोट तो इश्यू नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में सेकंड सोल्यूशन भी दिया डिपार्टमेंट ने कि अगर कभी दवाई एक्सपायर हो जाए और अगर रिटर्न करनी दवाई तो रिटेलर क्या करेगा। अच्छा, क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट निकल गया, तो अब क्या ऑप्शन है, तो ऐसा करो रिटेलर ने जब दवाई रिटर्न करी होगी किसको, होलसेलर को, और होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को, तो ऐसे केस में मान लो रिटेलर ने गुड्स बेची किसको, होलसेलर को, तो वो अपना सेल इनवॉइस बना देगा। सेल इनवॉइस बनाएगा तो उस पर जीएसटी लायबिलिटी आएगी, तो जीएसटी लायबिलिटी आएगी तो जो परचेज पे उसने क्रेडिट लिया होगा वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो गया एक तरह से। क्लियर, अब सेल किया उसने होलसेलर को, तो होलसेलर उसके बेस पे क्रेडिट ले लेगा, देन सेम वे डिस्ट्रीब्यूटर, देन सेम वे मैन्युफैक्चरर। बस ध्यान रखना जब गुड्स मैन्युफैक्चरर के पहुंचेगा वो मेडिसिन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी। और आपको पता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच में लिखा हुआ है कि गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड के केस में क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। तो सर जो भी गुड्स रिटर्न आएगा मैन्युफैक्चरर के पास में, वो अगर क्रेडिट नोट के थ्रू रिटर्न आया है तो उस गुड्स के मैन्युफैक्चर पे जो उसने परचेज पे इनपुट सर्विस पे जो आईटीसी लिया था, उस कंपोनेंट इनपुट कंपोनेंट पे जो जीएसटी उसने पे किया था, उसका जो आईटीसी उसने लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर सेल रिटर्न हुआ है और टैक्स इनवॉइस के थ्रू गुड्स रिटर्न हुआ है मैन्युफैक्चरर के पास, तो एक तरह से मानेंगे मैन्युफैक्चरर उन गुड्स को परचेज किया है डिस्ट्रीब्यूटर से और फिर उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके परचेज बिल पे जितना भी जीएसटी लगा हुआ था वो पूरा उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। क्लियर, डन। ओके सरकार, अब बात कर रहा हूं अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल सा जो हमने पढ़ा अभी जस्ट अगर कभी भी गुड्स के केस में एडवांस दे दिया था आपने कस्टमर को, क्लियर, तो एडवांस के केस में कस्टमर से एडवांस ले लिया था, तो एडवांस के केस में आपने क्या किया होगा, रिसीट ऑल्सो इश्यू किया होगा बेटा। क्लियर, और वो गुड्स अगर कॉन्ट्रैक्ट देखो जब कोविड आया था तभी ये सर्कुलर आया था, मान लो किसी कारण से ट्रांसपोर्ट अटक गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, और सर जरूरी नहीं कोविड के केस में, किसी भी केस में अब वो अल्टीमेटली आप सप्लाई नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपने अमाउंट लिया था कस्टमर से अगर आप उसको रिफंड करो तो यू विल इश्यू रिफंड वाउचर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गुड्स के केस में वैसे भी अपने एडवांस के केस में टैक्स पे नहीं किया होगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड ऑफ टैक्स एट ऑल। पर अगर आपने गुड्स सप्लाई कर दी, टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया, रास्ते में गुड्स अटक गया और अल्टीमेटली गुड्स आपके पास रिटर्न आ गया, तो ऐसे केस में नाउ यू विल इश्यू क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट के बेस पर सर आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में अगर एडवांस आया था
और आपने एडवांस पे टैक्स पे कर दिया था, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता तो यू विल इश्यू रिफंड वाउचर टू द कस्टमर, और उसके बेस पर सर कस्टमर, देखो कस्टमर को तो एडवांस रिसीव हुआ था बेटा, कस्टमर ने तो एडवांस दिया था, उसने तो वैसे भी आईटीसी नहीं लिया होगा एडवांस के बेस पर हमने जीएसटी पे कर दिया था गवर्नमेंट को, तो ऐसे केस में रिफंड वाउचर अगर आप इश्यू करते हो तो सर ऐसे केस में जो आपकी टैक्स आपने जो पे किया था उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से। अच्छा, आपकी जितनी भी लायबिलिटी आपने पे कर दी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, वो जब आप रिफंड करते हो गवर्नमेंट को, जितना अमाउंट रिफंड किया है उतना प्रोपोर्शन आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो। और अगर आपने सर्विसेज के लिए टैक्स इन्वॉइस इशू कर दिया था और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो जब आपने टैक्स इन्वॉइस इशू किया होगा तब आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, तो उसका रेफरेंस देते हुए आप क्रेडिट नोट इशू कर देंगे और आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, या फिर यू कैन क्लेम द रिफंड ऑल्सो। क्लियर? बस कंडीशन क्या है, रेसिपेंट ने भी अपना क्रेडिट रिवर्स किया होना चाहिए बेटा। क्लियर? माहौल सरकार। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। भाई अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप टैक्स नहीं ले सकते। सेकंड बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो क्या तो आपकी मर्जी होगी इतना टैक्स लोगे क्या? नहीं, जितना सरकार ने टैक्स बताया है उतना ही आप लेंगे। सर अगर गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो तो आप टैक्स नहीं लेंगे, रेट मान लो 12% तो 12 ही लेंगे, उससे एक्सेस नहीं लेंगे। और अगर आपने एक्सेस टैक्स लिया है तो यू विल हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एज इफ इट इज द नॉर्मल टैक्स। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये तो मेरा कमाने का जरिया है। हट सर। आइए, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन नंबर 33 बोलता है कि टैक्स इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट आप इश्यू करो जो रिगार्डिंग जीएसटी है तो आपको उस पर टैक्स का अमाउंट अलग से इंडिकेट करना कंपलसरी है। ओके सर। लास्ट सर सेक्शन नंबर 31A लास्ट ईयर इशू किया था गवर्नमेंट ने। सर ये बोल दिया गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सप्लायर्स जिनको अपने कस्टमर को कुछ प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा, और कस्टमर वो चाहे तो उन इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, पर अब तक ये नोटिफाई नहीं हुआ, अब तो गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई और माहौल बनते जा रहा है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए माहौल। थैंक यू सो मच। और हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने जो हमको ये जन्म दिया है, ये समझ लीजिए हम बहुत लकी थे इसलिए हमको इस तरह का जन्म मिला है, और हमें इंसान बनाया, और इंसान चाहे वो कर सकता है। क्लियर? आप भी जो चाहे वो कर सकते हैं, बस आपकी पावर, विल पावर बहुत शानदार होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू।